अब हम एक ऐसे ख्याल की बात करेंगे जो सुनने में तो बहुत अनोखा लगता है, लेकिन बात इतनी मुश्किल नहीं है। हम इसे क्वांटिटी डिमांडेड की प्राइस से मुताल्लिक लचक कहते हैं, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इकोनॉमिक्स में हम इस कॉन्सेप्ट को ये देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी चीज की तादाद तलब या क्वांटिटी डिमांडेड उसकी प्राइस में होने वाली तब्दीलियों को लेकर कितनी हसास है या कितनी सेंसिटिव है। और ये इलास्टिसिटी निकालने का आसान तरीका ये है कि हम क्वांटिटी में आने वाली तब्दीली की शरह फीसद के हिसाब से निकालेंगे और उसे प्राइस में होने वाली तब्दीली की शरह जो कि फीसद के हिसाब से ही होगी उससे बांट देंगे या डिवाइड कर देंगे। अंग्रेजी में इसी बात को हम कहेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप सोच रहे होंगे कि इस सब का आम लचक या सेंसिटिविटी के ख्याल से क्या ताल्लुक बनता है। ये ऐसे ही है कि हम अगर एक लकड़ी का टुकड़ा ले लें और उसे खींचें तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई लचक नहीं होगी। हम उसे इनइलास्टिक कहेंगे। लेकिन अगर हम एक रबर बैंड ले लें और उसे खींचें तो वो ठीक ठाक लचक दिखाएगा और खींचे जाने पर बीच में से हमारे करीब आएगा। इस रबर बैंड को हम इलास्टिक कहेंगे। बस ऐसे ही कुछ इकोनॉमिक्स में भी होता है, लेकिन यहां खींचातानी हम नहीं बल्कि मार्केट में प्राइस करती है। और प्राइस इलास्टिसिटी में हम ये देखते हैं कि क्या क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस की तब्दील होने पर कोई लचक दिखा रही है या नहीं दिखा रही। अगर हां तो कितनी लचक, कम या ज्यादा, कितनी कम या कितनी ज्यादा। तो हम कहेंगे कि अगर प्राइस के बदलने पर क्वांटिटी बहुत बदलती है, ऐसे में क्वांटिटी में बहुत लचक है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी बहुत इलास्टिक है। और अगर प्राइस के बदलने पर क्वांटिटी बहुत कम या बिल्कुल नहीं बदलती, हम कहेंगे कि यहां लचक कम या ना होने के बराबर है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी इनइलास्टिक है। और अगर हम यही सारी चीजें नंबरों के जरिए देखेंगे तो हमें बात काफी बेहतर समझ में आ जाएगी। यहां हमने बर्गरों की डिमांड का एक शेड्यूल बनाया हुआ है। वैसे तो ये बन कबाब भी हो सकते थे, लेकिन हम इसको बर्गर ही रख लेते हैं। तो ये इन बर्गर्स का डिमांड कर्व है। वर्टिकल एक्सिस पर बर्गर की प्राइस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर बर्गर की क्वांटिटी। और ये क्वांटिटी फी घंटे के हिसाब से है। अब हमने अभी तक प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में जो कहा सुना है उसे इस कर्व के दीगर पॉइंट्स पर निकाल कर देख लेते हैं। अभी हम इसे आसान तरीके से निकालेंगे और आगे चलकर हम इस तरीके के कुछ नुकसानात का भी जिक्र करेंगे। इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे जाकर हम दूसरे तरीकों को भी देखेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाते हैं तो क्या होता है। हमें ये याद रखना है कि हम क्वांटिटी की तब्दीली की शरह को प्राइस की तब्दीली की शरह से बांट रहे हैं, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमारा क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज क्या होगा। अब हम दो बर्गर्स की क्वांटिटी से शुरू कर रहे हैं। इसे हम नीचे या डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं और हम दो बर्गर्स की क्वांटिटी से चार बर्गर्स की क्वांटिटी पर जा रहे हैं, यानी दो बर्गर्स का इजाफा। तो ये हो गया 2/2 और इसे हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्वांटिटी में 100% चेंज। अब हम ये देखते हैं कि प्राइस में परसेंटेज चेंज क्या आ रहा है। पहले हमारी प्राइस थी 9 रुपए फी बर्गर और अब हो गई है
₹8 फी बर्गर। तो ये हो गया -1 जो कि प्राइस की तब्दीली है ओवर 9 जो कि शुरुआत की प्राइस है, और इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा जवाब आएगा तकरीबन 11 यानी 11% की तब्दीली। अब अगर हम 100% को, जो कि हमारी क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज है, -11% जो कि हमारा प्राइस का परसेंटेज चेंज है, इससे डिवाइड कर दें, यानी 100 को -11 से डिवाइड कर दें, तो हमारा जवाब आएगा तकरीबन -9, और हम कहेंगे कि हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -9 है। इस वीडियो में हमने ये देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं। अब अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक बार जब हम प्राइस इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं, तो उसके बाद इस नंबर की अहमियत क्या होती है और दीगर चीजों को बदलने से ये नंबर कैसे बदल जाता है।